हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आरसीसी में न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको आरसीसी का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है दे चुका हूँ। आज ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है ये। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आरसीसी में इस समय हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट किए हुए हैं। लिमिट बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी इस समय वर्किंग स्ट्रेस मेथड चल रहा है। तो जो भी हम आरसीसी में यहाँ पे जो भी डिज़ाइन बताएंगे वो सभी के सभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ही बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस स्टार्ट होता है आरसीसी का, वो न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट होता है। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया तो आरसीसी आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना आ गया तो आप सिंगली रेनफोर्समेंट बीम या डबली रेनफोर्स्ड बीम, टी बीम, इन सब चैप्टरों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बीम का क्रॉस सेक्शन। ये सिंगली बीम ले लेते हैं हम लोग। सिंगली बीम, सिंगली बीम क्या होता है अभी हम सब लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये है आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए बीम का ये ब्रेड्थ बी हो गया और इसका टोटल डेप्थ कैपिटल डी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। पहले न्यूट्रल एक्सिस मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे चलेंगे। न्यूट्रल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष ये क्या होता है? देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी लेयर होता है उस लेयर में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितने भी लेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है? टेंशन होता है। इसलिए न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला एरिया होता है उस एरिया को बोलते हैं कंप्रेसिव एरिया। मान लीजिए इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव एरिया कहलाएगा। और जो नीचे का एरिया है वो कौन सा एरिया कहलाएगा? टेंसाइल एरिया कहलाएगा। देखिए, जो भी बात मैं कहूँगा आप लोग उस पर बहुत ही ध्यान से समझेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया क्या कहलाता है? टेंसाइल एरिया कहलाता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया कंप्रेसिव एरिया कहलाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगता है, इसलिए वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। सबसे नीचे बॉटम फेस पे अगर देखा जाए तो बॉटम लेयर में सबसे ज़्यादा टेंशन लोड लगता है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप अगर नीचे से हम बात करें तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे वो स्ट्रेस कम होता हुआ चला आएगा और एक ऐसा एक्सिस आपको मिलेगा जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। और वहीं से स्टार्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस होना। तो वहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ता हुआ चला जाएगा और ऊपर जाकर के सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। तो एक ऐसा एक्सिस जिस पर न तो टेंसाइल स्ट्रेस हो और ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, वहां पर 0 हो, उसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा एक्सिस जहां पर टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेस क्या होता है? 0 होता है,
उसे क्या वो कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। यह न्यूट्रल एक्सिस बीम को दो भागों में बांटता है। इस न्यूट्रल एक्सिस से ही हमें पता चलता है कि टेंसाइल एरिया कहाँ पर है और कंप्रेसिव एरिया कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि न्यूट्रल एक्सिस से देखिए हमें क्या क्या मालूम चलता है। यह न्यूट्रल एक्सिस ही बीम को दो भागों में बांटता है, कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया। अभी हम इसका स्ट्रेस डायग्राम आपको बताएंगे जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो वहां पर आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस न्यूट्रल एक्सिस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, जीरो होता है यहां पर। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। अगर बीम होमोजीनियस मटेरियल से बनाया गया है, होमोजीनियस का मतलब होता है केवल एक ही मटेरियल से मिलकर बनाया गया है, तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, मिड सेंटर में होगा, बीच में होगा। जैसे स्टील आयरन का कोई अगर बीम बनाया गया है तो उसका न्यूट्रल एक्सिस बीच में होगा। केवल टिम्बर यानी लकड़ी यानी प्रकाष्ठ का बनाया गया है तो उसका भी न्यूट्रल एक्सिस बीच में होगा। स्टोन का बना हुआ है तो उसका भी न्यूट्रल एक्सिस बीच में होगा। बट अगर आरसीसी का बना हुआ है तो बीच में नहीं होगा, क्योंकि आरसीसी एक होमोजीनियस मटेरियल नहीं होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। नॉन होमोजीनियस मीन्स हिंदी में विषमांगी पदार्थ से बनाया जाता है, यानी अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें कंक्रीट भी होती है और स्टील बार भी प्रोवाइड किया जाता है। जब एक से ज़्यादा मटेरियल का बनाया जाता है तो उस टाइप से जो भी बीम बनेगा उसका न्यूट्रल एक्सिस बीच में नहीं होता है, सेंटर में नहीं होता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो सब्जेक्ट है वो आरसीसी का है और आरसीसी बीम की बात कर रहे हैं, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस आपका सेंटर पॉइंट पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा आपको आरसीसी का जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, चाहे वो बीम होगा, स्लैब होगा, जो भी होगा आरसीसी स्ट्रक्चर में, उसका हम न्यूट्रल एक्सिस पहले हम निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रल एक्सिस। लेट बी को हमने क्या मान लिया, ब्रेड्थ ऑफ बीम, माना बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम, धरन की चौड़ाई। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी को हमने मान लिया टोटल डेप्थ ऑफ बीम, टोटल डेप्थ ऑफ बीम, धरन की कुल गहराई। ठीक है, और यहां से न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ मान लीजिए, एक्स क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई। अब देखो यहां पर हम लोग बात सिंगली बीम का करते हैं। सिंगली बीम क्या होता है, देखिए यहां पर कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव, उसके अंदर स्ट्रेस ज्यादा होता है, यानी कंक्रीट जो है कंप्रेसिव लोड को बियर अच्छी तरह से कर सकता है, टेंसाइल लोड को वो अच्छी तरह से बियर नहीं कर सकता है। इसलिए टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए वहां पर स्टील प्रोवाइड किया जाता है और टेंसाइल लोड कहां पे लगता है, बीम के नीचे वाले पोर्शन में लगता है। इसीलिए यहां पर क्या करते हैं, स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं। यहां है एरिया ऑफ स्टील। तो जब केवल टेंसाइल एरिया में ही स्टील बार प्रोवाइड करते हैं तो इस प्रकार के बीम को कहते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और जब कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया दोनों ही एरिया में स्टील बार प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम। तो डबली की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की बात करेंगे। तो ये है आपका एरिया ऑफ स्टील, यानी एएसटी, यहाँ पर स्टील बार प्रोवाइड किया गया है, एरिया ऑफ स्टील, इस्पात का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है। एक होता है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बल शून्य रेखा।
एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसका डेरिवेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए। x इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है। पहला होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रांतिक बल शून्य रेखा, जिसका फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा प्लस सिग्मा एस टी। ये होता है फॉर्मूला किसका, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ आप एक्स सी लिख सकते हैं इसे, एक्स सी से होता है क्रिटिकल, जहां पर एम क्या है, एम को बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो, मापांक अनुपात। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पर। ठीक है, अगर M15 का वैल्यू यूज किया गया है तो स्मॉल m का वैल्यू यानी मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू आप क्या लेकर के चलेंगे, 18 लेके चलेंगे। अगर M20 यूज किया गया है तो स्मॉल m का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, 13 पॉइंट समथिंग लेके चलते हैं। ठीक है, सिग्मा सी बी क्या है, सिग्मा सी बी है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर M15 यूज किया गया है तो सिग्मा सी बी का वैल्यू लेके चलते हैं 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है तो सिग्मा सी बी का वैल्यू लेके चलेंगे 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वैसे आप लोग यहाँ पर IS कोड यूज करेंगे RCC के लिए तो वहाँ पर टेबल में पूरा वैल्यू दिया गया रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट कुछ वैल्यू जो ज़्यादा यूज होते हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार सिग्मा एस टी के लिए, सिग्मा एस टी क्या है, सिग्मा एस टी है टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील। अब यहाँ पर स्टील का ग्रेड दिया रहेगा, स्टील का ग्रेड जैसे मान लीजिए Fe 250 दे दिया तो Fe 250 के लिए सिग्मा एस टी का वैल्यू होता है 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और Fe 500 अगर दे दिया गया ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पर तो सिग्मा एस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या Fe 415 का है ये। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, अगर आप मान लीजिए आपने भूल गए तो कैसे निकालेंगे। मॉड्यूलर रेशियो की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है 280 अपान में 3 सिग्मा सी बी। इससे मॉड्यूलर रेशियो निकल जाता है। सिग्मा सी बी का वैल्यू अगर निकालना हो आपको तो क्या काम करेंगे, 3 से डिवाइड कर दिया करेंगे क्योंकि ये सेफ्टी फैक्टर है। और सिग्मा एस टी का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो 1.78 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाता है। जैसे 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 20 में 3 से डिवाइड करेंगे 6 पॉइंट समथिंग तो 7 ही ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर भी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि 3 और 1.78 क्या है, दिस इज द सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये सेफ्टी फैक्टर है आपका। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम इधर लिख देते हैं आपके लिए। सिग्मा एस टी का आगे लिख दे रहा हूं मैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। सिग्मा एस टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील।
अगर Fe 250 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है तो सिग्मा ST का वैल्यू 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलेंगे। Fe 415 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है तो सिग्मा ST का वैल्यू 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर इसका डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या काम कहेंगे कि देखिए इस फॉर्मूले में स्ट्रेस यूज किया गया है, सिग्मा CB और सिग्मा ST यूज किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस के आधार पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। स्ट्रेस के आधार पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाती है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। यानी इस फॉर्मूले में सिग्मा CB और सिग्मा ST यूज किया गया है। तो क्या हो गया फॉर्मूला? x = m सिग्मा CBD अपान m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि आगे पूरे RCC में हर एक चैप्टर में ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रल एक्सिस है। सेकेंड टाइप का न्यूट्रल एक्सिस क्या है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। वास्तविक बल शून्य रेखा। इसका डेरिवेशन केवल एक लाइन का है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आप अपने से बना सकते हैं। यह है कंप्रेसिव एरिया और यह है टेंसाइल एरिया। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। अगर दोनों का मोमेंट इक्वल होता है तो इकोनॉमिकल बीम कहलाता है। वैसे हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए ऐसा बीम का डिजाइन करना चाहिए जिसमें दोनों का मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो? इक्वल हो, या दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। इससे क्या होता है? इकोनॉमिकल बीम बनता है। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। ठीक है, देखिए मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट यहाँ पर हम लोग जो है एरिया के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल रहे हैं तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि हम मूवमेंट जो लेंगे किसका लेंगे? एरिया के अबाउट में ले रहे हैं। तो कंप्रेसिव एरिया का मूवमेंट बराबर टेंसाइल एरिया का मूवमेंट। चलिए देखते हैं कंप्रेसिव एरिया कितना है। कंप्रेसिव एरिया, एक चीज और कर लेते हैं हम लोग, ये जो आपने नीचे स्टील बार प्रोवाइड किया हुआ है इसके सेंटर पॉइंट से और ऊपर तक का जो डेप्थ है वो स्मॉल d कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अक्सर पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जामों में, जेईई में, कि स्टील का जो नीचे स्टील एरिया जो प्रोवाइड किया गया है उसके सेंटर से बीम के टॉप तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। स्मॉल d क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, धरन की प्रभावी गहराई। और स्टील के सेंटर से नीचे तक का जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर। कवर देखो दो होता है, एक इफेक्टिव कवर अलग होता है, सिर्फ कवर अलग होता है। कवर इफेक्टिव कवर अलग अलग चीजें होता है। इफेक्टिव कवर क्या होता है? जब स्टील बार के सेंटर से नीचे तक का जो डिस्टेंस होगा, स्टील बार के सेंटर से नीचे तक का जो डेप्थ होगा वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कवर। और स्टील बार के नीचे से, सेंटर से नहीं नीचे से, और बीम के नीचे तक का जो डेप्थ है वो क्या कहलाएगा? कवर। COVER क्या कहलाएगा? कवर। तो यहां पर आपका इफेक्टिव कवर ये है।